स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम जानेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे सोवियत संघ से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं उन सभी को। तो आज की ये वीडियो सोवियत संघ पर आधारित है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देख सकते हैं 1, 2 और 4, 6 मार्क्स के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे मैंने ऐड किए हुए हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको इस चैप्टर से पता होने ही चाहिए। तो देखिए इस सीरीज में सबसे पहला प्रश्न है सोवियत संघ का गठन कब हुआ। ठीक है, तो सोवियत संघ का गठन 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद हुआ, यानी कि 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसके बाद सोवियत संघ का गठन हुआ। तो 1 मार्क्स में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे। फिर 1 मार्क्स में एक प्रश्न आता है कि यूएसएसआर का पूरा नाम बताइए। ठीक है, तो देखिए सोवियत संघ को अंग्रेजी में कहा जाता है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, सोवियत संघ में कुल मिलाकर 15 गणराज्य थे, यानी कि 15 अलग अलग देशों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, फिर बात करते हैं 2-2 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की। 2 मार्क्स में जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है और इससे संबंधित आपके एमसीक्यूज़ भी आएंगे। ये याद रखना कि आपके एमसीक्यूज़ भी आने हैं इस बार। तो 1-1 मार्क्स में जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ 2 मार्क्स के, इनमें से एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। अब वो देखिए एमसीक्यूज़ किस तरह से बनेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है बर्लिन की दीवार का वर्णन कीजिए। तो ये 2 मार्क्स का प्रश्न है। अब इसमें से देखिए पहला पॉइंट, बर्लिन की जो दीवार है वो पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच एक विभाजन का प्रतीक है। यानी कि बर्लिन की दीवार पूंजीवाद दुनिया यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच के विभाजन का प्रतीक है। ठीक है, 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती है। यानी कि 1961 में ये जो दीवार बनी थी, यही दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती है। ठीक है, यह दीवार 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है। यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। तो बर्लिन की दीवार से संबंधित ये जो पॉइंट हैं ये आपको याद रखने। क्या याद रखने हैं? कि बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया एवं साम्यवादी दुनिया के बीच के विभाजन का प्रतीक है। ठीक है, 1961 में यह दीवार बनी थी जो कि पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को अलग करती है। इस दीवार की लंबाई लगभग 150 किलोमीटर थी। यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही। इस दीवार को जनता ने 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। ठीक है, तो बर्लिन की दीवार से संबंधित ये सभी जो पॉइंट है वो आप याद कर लीजिएगा। तो 2 मार्क्स का ये था हमारा प्रश्न। बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न की। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि सोवियत प्रणाली क्या है, यानी कि सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या है। ये इस तरह से बनेगा प्रश्न। ठीक है, 4 मार्क्स का है कि सोवियत प्रणाली क्या है या फिर सोवियत संघ की जो प्रणाली है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सोवियत संघ की प्रणाली की सबसे पहले देखेंगे आर्थिक विशेषताएं। आर्थिक विशेषताओं में सबसे पहले आता है समाजवाद। यानी कि सोवियत संघ की जो प्रणाली है वो समाजवाद पर आधारित थी, जहां सभी आर्थिक निर्णय संपूर्ण समाज को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा लिए जाते थे। ठीक है, तो सोवियत प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि जो भी निर्णय लिया जाता था वो समाज को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा लिया जाता था। अब देखिए इसके पॉइंट, यानी कि अब हम बात करते हैं कि इसकी विशेषता मेन क्या है। सबसे मेन विशेषता क्या हो गई, अभी आपको पता चली कि जितने भी फैसले लिए जाते थे वो सभी समाज को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा लिए जाते थे। पहला पॉइंट, बेरोजगारी ना के बराबर। सोवियत संघ में बेरोजगारी लगभग ना के बराबर थी और वहाँ की जो जनता थी उन्हें सोवियत संघ के द्वारा कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता था। दूसरा पॉइंट है राज्य का नियंत्रण। सरकार ने सभी बड़े उद्योगों को अपने हित में लिया, यानी कि अपने अंडर में लिया
भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर राज्य का नियंत्रण था। यानी कि सरकार ने जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे, भूमि, अन्य उत्पादक जो संपदाएं थी, उन पर राज्य का ही नियंत्रण था। उपभोक्ता उद्योग बहुत उन्नत, यानी कि सोवियत संघ में एक छोटी सी पिन से लेकर एक हवाई जहाज या कार जैसी बड़ी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं ही अपने देश में ये किया करते थे। ऊर्जा संसाधनों का विशाल भंडार, सोवियत संघ के पास सभी प्रमुख ऊर्जा संसाधन थे। यानी कि सोवियत संघ जो है उसके पास सभी प्रमुख जो ऊर्जा संसाधन होते हैं, जैसे कि खनिज, तेल, लोहा, इस्पात आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। तो इसलिए सोवियत संघ की जो प्रणाली है वो कोई ऐसी प्रणाली थी जिसके तहत उन्हें किसी भी देश से किसी भी प्रकार की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर वही बात करते हैं सोवियत प्रणाली की राजनीतिक विशेषता, यानी कि सोवियत संघ जो है उसकी सोवियत संघ की प्रणाली की राजनीतिक विशेषताएं क्या है। तो देखिए पॉइंट, सोवियत संघ में केवल एक ही पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। किसी अन्य राजनीतिक पार्टी बनाने की कोई छूट नहीं थी। यहाँ पे पूंजीवाद, निजी स्वामित्व तथा मुक्त व्यापार का विरोध करती थी। यानी कि जो सोवियत संघ है वहाँ पे केवल एक ही पार्टी की सरकार रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी, लगभग 70 सालों तक। और यह पार्टी किसी और दूसरी पार्टी को बनाने की छूट नहीं देती थी। और ये पार्टी पूंजीवाद, निजी स्वामित्व और मुक्त व्यापार का ये समर्थन करती थी, लेकिन जो नीति थी वो इसका विरोध करती थी। ठीक है, तो ये जो सोवियत प्रणाली है इसकी आर्थिक और राजनीतिक विशेषताएं क्या हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये प्रश्न आपसे 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है और अलग से भी पूछा जा सकता है कि सोवियत प्रणाली की राजनीतिक विशेषताएं बताइए, सोवियत प्रणाली की आर्थिक विशेषताएं बताइए। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं दोस्तों 4 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्न की। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे और वे किस प्रकार के सुधार सोवियत संघ में करना चाहते थे। तो 2 प्रश्न बन गए। एक तो 2 नंबर में पूछा जा सकता है मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, और 4 नंबर में पूछ लिया जाएगा कि वे किस प्रकार के सुधार सोवियत संघ में करना चाहते थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक में सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके महासचिव थे और सोवियत संघ के ये राष्ट्रपति भी रहे थे। ठीक है, तो मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, 1980 के दशक में सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके महासचिव थे और सोवियत संघ के राष्ट्रपति भी रहे हैं। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में 2 तरह के सुधार करना चाहते थे। अब 2 तरह के सुधार हैं, एक है पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्रचना, और एक था ग्लासनोस्ट यानी कि खुलापन। तो पेरेस्ट्रोइका के अनुसार सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव क्या सुधार करना चाहते थे, आइए वो पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है पुनर्रचना यानी कि पेरेस्ट्रोइका। इसके तहत मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में उपस्थित एक दलीय व्यवस्था यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, इस शासन को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि एक दलीय व्यवस्था होने की वजह से नेता अपने विशेष अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे थे, यानी कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार देना चाहते थे, जिससे वे खुलकर सरकार का विरोध कर सकें और अपनी मांगों को सरकार के सामने रख सकें, वह सरकार से मनवा सकें। यानी कि नागरिकों को वहाँ पर अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं दिया गया था। सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव इस पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्रचना के अकॉर्डिंग वहाँ के नागरिकों को अभिव्यक्ति का सरकार देना चाहते थे, जिससे वे अपनी मांगों को सरकार के सामने रख सकें एवं सरकार के द्वारा लागू किए गए कानून का विरोध भी कर सकें। सोवियत संघ में मीडिया पर सेंसरशिप लगी थी, यानी कि किसी भी सूचना को प्रसारण करने से पहले उन्हें इस पार्टी के सदस्यों से राय लेनी पड़ती थी। सोवियत संघ में मीडिया पर सेंसरशिप लगी हुई थी, जिससे ये यहाँ पे गलत लिखा है गोर्बाचेव, यहाँ पे यह मिखाइल गोर्बाचेव समाप्त करना चाहते थे, जिससे जनता को सच्चाई से अवगत कराया जा सके। तो कुल 3 ये सुधार थे जिसके तहत जो मिखाइल गोर्बाचेव है ये सुधार सोवियत संघ में करना चाहते थे। अब दूसरा पॉइंट आता है ग्लासनोस्ट यानी कि खुलापन। सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव खुलापन चाहते थे। अब ये खुलापन से क्या अर्थात है, देखिए सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में ढीलापन था, यानी कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो विकास करने में बहुत ज़्यादा समय ले रही थी। तो सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव चाहते थे कि विदेशी कंपनियों से व्यापार करेंगे और विदेशी मुद्रा आएगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरी देशों के लिए खोलना
चाहा, यानी कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी उसको मिखाइल गोर्बाचेव ने दूसरे देशों के लिए खोल दिया कि आप यहाँ पे आओ, व्यापार करो। इससे क्या हुआ कि सोवियत संघ को विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने लगा। अमेरिका के संबंधों को सुधारना चाहते थे जिससे शीत युद्ध की पकड़ को ढीला किया जा सके। यानी कि उस समय सोवियत संघ के ये जो राष्ट्रपति थे, कौन से, मिखाइल गोर्बाचेव, ये अमेरिका से अपने संबंधों को सुधारना चाहते थे ताकि जो शीत युद्ध की पकड़ उसे ढीला किया जा सके। मिखाइल गोर्बाचेव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ के व्यापार को भी बढ़ावा देना चाहते थे। ठीक है, तो ग्लासनोस्ट के तहत सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव ये 3 तरह के सुधार करना चाहते थे। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 5, कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे और ये किस प्रकार के सुधार करना चाहते थे। ठीक है, तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। अब ये प्रश्न देखिए किस तरह से पूछा जाएगा। सबसे पहले तो सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा अगर पेपर में आता है तो, कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे, यानी कि सोवियत संघ का विघटन किन कारणों की वजह से हुआ। ठीक है, फिर पूछा जा सकता है उन कारणों का वर्णन कीजिए जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। ठीक है, प्रश्न वही है, मतलब प्रश्न का आंसर वही है, बस घुमा के पूछा गया है। शीत युद्ध की समाप्ति के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का विघटन हो गया, ऐसा क्यों? यानी कि सोवियत संघ का जो विघटन है वो शीत युद्ध की समाप्ति का एक परिणाम है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। दोस्तों, एक ऐसी महाशक्ति जो कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को टक्कर दे रही थी, जिसकी वजह से विश्व जो था वो 2 महाशक्तियों में बँट गया था। लेकिन एक महाशक्ति जो कि सोवियत संघ थी, उसका विघटन किस कारण वजह से हुआ, वो प्रश्न पूछा जा सकता है बहुत बार। तो देखिए, इसके 5 मुख्यतः पॉइंट हैं, आइए जानते हैं क्या है। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर में सबसे पहला पॉइंट है कि एक दलीय व्यवस्था का अत्याचार, यानी कि सोवियत संघ में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो अपना अत्याचार कर रही थी। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है कि सोवियत संघ में लगभग 70 सालों तक एक ही पार्टी का शासन रहा था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे जिसका यह गलत उपयोग कर रहे थे, जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था और यह बाजार को खोलना भी नहीं चाहते थे एवं नागरिक इन नेताओं से नाराज हो रहे थे। यानी कि सोवियत संघ में जो एक दलीय व्यवस्था थी, वहाँ पे एक दलीय व्यवस्था थी जिसके तहत एक कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे राज करती थी और उसके नेताओं को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे जिसका वह गलत उपयोग कर रही थी। इसकी वजह से वहाँ के नागरिक जो थे वो नाराज़ हो रहे थे और भ्रष्टाचार अधिक बढ़ता जा रहा था। और ये जो एक दलीय व्यवस्था थी, इसकी वजह से ये जो पार्टी थी ये बाज़ारों को खोलना भी नहीं चाहती थी। ठीक है, तो एक दलीय व्यवस्था के अत्याचार में आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है नागरिकों का असंतुष्ट होना, यानी कि जो नागरिक थे वो अपनी सरकार से असंतुष्ट थे। अब ऐसा किन कारणों की वजह से हुआ था वो देखिए कि सबसे पहला पॉइंट है नागरिकों से ज़्यादा विशेष अधिकार नेताओं को प्राप्त थे, यानी कि जो विशेष अधिकार होते हैं वो नागरिकों से ज़्यादा नेताओं को प्राप्त थे। नागरिकों को अभिव्यक्ति व आलोचना का अधिकार नहीं था, जैसा कि हमने देखा था कि मिखाइल गोर्बाचेव अपनी पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के दौरान नीति को लागू करके नागरिकों को अभिव्यक्ति और आलोचना का अधिकार देना चाहते थे। मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई थी जिससे नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा सकते थे, यानी कि जो मीडिया थी उस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी कि कुछ भी आप छापने से पहले आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो ऐसे में जो नागरिक थे वो सरकार से पूरी तरह से असंतुष्ट हो गए थे, इसकी वजह से भी सोवियत संघ का विघटन हो गया। फिर तीसरा पॉइंट आता है अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन, यानी कि जो सोवियत संघ की व्यवस्था थी वो विकसित नहीं थी बल्कि वो पिछड़ती जा रही थी। ऐसा कैसे हुआ? तो देखिए, सोवियत संघ के पास जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे वह उनका ज़्यादातर उपयोग हथियार बनाने में कर रहे थे, जिसके कारण औद्योगिक उपभोक्ता की वस्तुओं में कमी आ गई, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था गतिरोध अर्थात अर्थव्यवस्था पिछड़ गई। यानी कि सोवियत संघ के पास जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे, जितने भी महत्वपूर्ण संसाधन थे जैसे खनिज तेल, ठीक है, कोयला वगैरह, इन सभी का उपयोग वो हथियार बनाने में कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका औद्योगिक उपभोक्ता की वस्तु औद्योगिक जो विकास था वो कम हो गया, उपभोक्ता की जो वस्तुएं थी उनमें कमी आई, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पिछड़ गई।
ठीक है। फिर आता है चौथा पॉइंट कि मिखाइल गोर्बाचेव की असफल नीतियाँ, यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा जो 2 नीतियाँ चलाई थीं वो असफल रहीं। ठीक है। अब देखिए क्या, मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा नीतियाँ तो लागू कर दी गई, यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव ने 2 अपनी जो नीतियाँ थीं ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, इन्हें लागू तो कर दिया, परंतु उनकी जो सुधार की गति थी वो बहुत धीमी थी। इसलिए नागरिकों का जो क्रोध था वो भड़क उठा, यानी कि गुस्सा जो था वो उभर आया, क्योंकि सुधार तो हो रहा था लेकिन बहुत धीमी प्रक्रिया से। लेकिन नागरिकों को चाहिए था कि सुधार जल्दी हो, ताकि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो उसका शासन खत्म हो सके और एक नया शासन आ सके। ठीक है। और था कि मिखाइल गोर्बाचेव ने एक दलीय व्यवस्था को ख़त्म करना चाहा था, लेकिन वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उस कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने मिखाइल गोर्बाचेव का विरोध किया, क्योंकि अगर मिखाइल गोर्बाचेव की ये नीति सफल हो जाती तो कम्युनिस्ट पार्टी की जितने भी नेता थे उन सभी के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए जाते। ठीक है। इसलिए मिखाइल गोर्बाचेव की दोनों असफल नीतियां रहीं, कौन कौन सी, नागरिकों को ज़्यादा अधिकार दिलाने की और एक दलीय व्यवस्था को ख़त्म करने की। लास्ट पॉइंट बचता है कि सोवियत संघ का हथियारों के प्रति मोह, यानी कि जो सोवियत संघ था उसके विघटन का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो हथियारों के प्रति उसका मोह ज़्यादा था। कैसे था कि सोवियत संघ ने, देखिए अब ये जो पॉइंट है, अभी एक पॉइंट बताया था उससे संबंधित ही है कि सोवियत संघ ने अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हथियार बनाने में किया एवं उनके संचय में लगाया था, यानी कि हथियार बनाने में एवं उनको एक साथ रखने में, एकत्र करने में लगाया था, जिस कारणवश सोवियत संघ के जो प्राकृतिक संसाधन थे उनमें कमी आई और सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से चरमरा गई। तो ये जो 5 पॉइंट थे आपके, कौन कौन से, एक दलीय व्यवस्था का अत्याचार यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, फिर था नागरिकों के असंतुष्ट होना, यानी कि नागरिकों को अधिकार नहीं थे, मीडिया पर सेंसरशिप लगी थी, अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन था, मिखाइल गोर्बाचेव की दोनों असफल नीतियां थीं और सोवियत संघ का हथियारों के प्रति मोह था। तो इन 5 कारणों की वजह से शीत युद्ध के दौरान जो एक महाशक्ति थी सोवियत संघ, उसका पूरी तरीके से विघटन हो गया। तो ये प्रश्न जो है दोस्तों वो 6 मार्क्स में हमेशा ही पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को आप जरूरी याद कर लीजिएगा और सभी पॉइंट मैंने आपको बता दिए आसानी से। तो आई होप आपको ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 वो समझ में आया होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आता है, 6 मार्क्स का है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम निकले, यानी कि सोवियत संघ का चलो विघटन भी हो गया, अब इस विघटन के क्या परिणाम निकले। या फिर इस प्रश्न को घुमा के पूछा जा सकता है कि जब विश्व में एक महाशक्ति का अंत हो गया उसके बाद विश्व का स्वरूप कैसा हुआ, यानी कि जब एक सोवियत संघ जो था एक महाशक्ति था जिसका अंत हो गया, उसके बाद जो विश्व था उसका स्वरूप कैसा होगा। तो इस प्रश्न को 6 मार्क्स में किस तरह से आपको लिखना है, आइए आंसर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है वो पॉइंट है वो सभी को ही पता होगा कि विश्व में केवल एक ही महाशक्ति बची, कौन सी, अमेरिका, यानी कि विश्व में एकल वर्चस्व की शुरुआत कैसे। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व में मात्र एक ही महाशक्ति, कौन सी, अमेरिका बची। अमेरिकी वर्चस्व को कोई भी टक्कर देने वाला देश नहीं था, पूरे विश्व में मात्र अमेरिका ही एक महाशक्ति बनकर रह गया, यानी कि विश्व में सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में एकल वर्चस्व की शुरुआत हुई, किसकी वर्चस्व की, अमेरिका महाशक्ति की। दूसरा पॉइंट आता है नव स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय, यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो सोवियत संघ जो था वो 15 गणराज्यों का समूह था। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ इसमें से 15 गणराज्य थे वो नव स्वतंत्र देशों का फिर उदय हुआ, जिसमें पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। नव स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि यह अपना आर्थिक सामाजिक विकास कैसे करे, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 15 नए गणराज्य देशों का उदय हुआ जिनमें पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, और इन 15 नव स्वतंत्र देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि अपना आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे करें। ठीक है। फिर हुआ कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह। अब ये प्रश्न भी है दोस्तों कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया, कैसे। तो देखिए कुछ विद्वानों का कहना है कि शीत युद्ध के दौरान
यानी कि कुछ विद्वान कहते हैं, कुछ राजनीतिज्ञ कहते हैं कि शीत युद्ध के दौरान शीत युद्ध की पकड़ को ढीला करने के लिए नव स्वतंत्र देशों के विकास के लिए तीसरे विकल्प के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन सामने आया था। यानी कि शीत युद्ध के दौरान जो शीत युद्ध था उसकी पकड़ को ढीला करने के लिए, नव स्वतंत्र देशों के विकास के लिए और तीसरे विकल्प के रूप में सामने आया था गुट निरपेक्ष आंदोलन। लेकिन जब शीत युद्ध भी समाप्त हो गया है, सोवियत संघ का विघटन भी हो गया है, तो अब गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या आवश्यकता रह गई है? तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया। फिर आता है लास्ट पॉइंट कि आतंकवाद का उदय, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात आतंकवाद का उदय हुआ। कैसे? देखिए कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व में एक ही महाशक्ति बची, अमेरिका। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ने अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए कई देशों में हमले किए, यानी कि अमेरिका ने सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अपनी शक्ति का वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कई देशों में हमले किए, कई सैनिक संगठन चलाए, जैसे कि ईरान और अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपने सैन्य अभियान चलाए। उसने आतंकवाद को वहाँ पर बढ़ावा दिया। तो सोवियत संघ के विघटन के 4 मुख्य कारण थे। इन्हीं 4 मुख्य कारण को आप देखेंगे तो आपके पूरे के पूरे 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी कि विश्व में एक महाशक्ति का विघटन हो गया, तो विश्व का स्वरूप कैसा हुआ, इस तरह से आप लिखेंगे कि विश्व में केवल एक ही महाशक्ति बची, जो कि अमेरिका थी। जो सोवियत संघ था वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, जो कि उदय हुआ, उनका 15 नए देशों का उदय हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया और आतंकवाद का उदय हुआ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 6 मार्क्स का। आई होप दोस्तों कि आज के जो प्रश्न थे सोवियत संघ से संबंधित, ये सभी आपको समझ आए होंगे और आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ताकि आसान शब्दों में आप समझ पाएँ। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जाना, और जाते जाते अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में हम जानेंगे सॉफ्ट थेरेपी के बारे में, भारत और सोवियत संघ के संबंधों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।